नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक नौजवान मुंबई पहुंचता है फिल्मों में हीरो बनने का ख्वाब लिए, मगर उसे पता नहीं था कि रुपहले पर्दे की चमक के पीछे कितने स्याह उजाले होते हैं। वो भी सपनों को सच करने में लगा रहा, मगर तमाम जद्दोजहद के बाद भी 70 mm क्या छोटे पर्दे पर भी आने का मौका नहीं मिला। उल्टे स्टूडियो दर स्टूडियो भटकते भटकते सारी कमाई भी खत्म हो गई और बस इसी के बाद उसने एक फिल्मी जुर्म का प्लॉट तैयार किया और पहला कॉल किया सीधे महेश भट्ट को। पूरे परिवार को धमकाया, तो एक परिवार पे थ्रेट था पूरा। बाहर आते थे, वो पैसे मांगना और क्या, एक्सटॉर्शन, माया। देखिए आलिया बिल्कुल, देखो वो क्या है, आलिया का नाम इसलिए ले रहा है कि आलिया स्टार है, मगर हमारे लिए तो वो बेटी है ना हमारी। मैं बबलू श्रीवास्तव गैंग से बोल रहा हूं। 50 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं तुम्हें, तुम्हारी बेटी आलिया भट्ट और बीवी सोनी को जान से मार दूंगा। 50 लाख रुपए लखनऊ के बैंक के ब्रांच में जमा करवा देना। अगर तुमने तय तारीख और वक्त तक पैसे जमा नहीं कराए तो आलिया भट्ट और सोनी पर कई राउंड गोलियां चलेंगी। बॉलीवुड के नामी निर्माता निर्देशक महेश भट्ट ने अब तक अपनी फिल्मों में न मालूम कितनी बार ऐसे ही डायलॉग बुलवाए होंगे, लेकिन इस बार खुद उनके नाम यूपी से आई एक रोंगटे खड़े कर देने वाली धमकी की ये पहली किश्त थी। महेश भट्ट ने पहले फोन कॉल को तो किसी की शरारत समझी, लेकिन जब कुछ ही घंटों के अंदर इसी धमकी की दूसरी किश्त मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए उनके घर डिलीवर हुई तो वो समझ गए कि मामला संगीन भी है और खतरनाक भी। लिहाजा पूरा भट्ट परिवार फौरन अलर्ट हो जाता है। कोई ना कोई आके हमको थ्रेट देता रहता है, इसलिए स्टेट ने हमें 24/7 सिक्योरिटी दी है हम दोनों भाइयों को। पूरे परिवार को धमकाया, तो पैसे मांगना और क्या, एक्सटॉर्शन। देखिए आलिया बिल्कुल, देखो वो क्या है, आलिया का नाम इसलिए ले रहा है कि आलिया स्टार है, मगर हमारे लिए तो वो बेटी है ना हमारी। हमारी स्टार थोड़ी है वो, हमारी बच्ची है वो। तो एक परिवार पे थ्रेट था पूरा। मेरे पे थ्रेट हो या मेरे भाई साहब पे थ्रेट हो या मेरी बेटी पे हो या आलिया हो या भट्ट साहब की बेटी है, हमारी बेटी है ना वो, तो परिवार तो एक ही है। तो किसी के परिवार की किसी भी ऊपर उंगली हाथ रहे तो दर्द हम सबको होगा। नहीं, वो नाम लिया था कुछ एक शख्स का नाम बबलू, मगर मैं उनको पब्लिसिटी देना नहीं चाहता हूँ। देखिए क्या नाम, देखिए क्या उनको वो एक सेलिब्रिटी पे वो धमकी देते हैं और फिर उनको पब्लिसिटी मिलती है। दरअसल महेश भट्ट कई मायनों में बॉलीवुड के दूसरे सेलिब्रिटीज से अलग है। अपने खुले मिजाज की तरह फोन पर बातचीत करने को लेकर भी उनका अंदाज सबसे हटकर है। वो बगैर किसी झिझक के हर कॉल को उठाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लेकिन इस बार उनकी यही आदत उन पर भारी पड़ गई। देर रात आई इस कॉल में फोन करने वाले ने अपना नाम बताते हुए फौरन उनसे न सिर्फ 50 लाख रुपए मांगे, बल्कि रुपए डलवाने के लिए यूपी के एक बैंक का अकाउंट नंबर तक दे दिया। साथ ही ये भी धमकी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उनकी बेटी आलिया भट्ट और बीवी सोनी राजदान को छलनी कर देने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन ये तो इस कहानी की शुरुआत भर थी। इस शख्स ने इसके बाद न सिर्फ भट्ट को एक के बाद एक कई फोन कॉल किए, बल्कि एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भी उन्हें धमकी देने का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन भट्ट दूसरी बार तब इन धमकियों को लेकर और ज्यादा फिक्रमंद हो गए जब धमकी देने वाले ने खुद को बदनाम अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव के गैंग का बताया।
बबलू श्रीवास्तव देश भर में किडनैपिंग किंग के तौर पर जाना जाता है। लिहाजा भट्ट परिवार ने देर करने की बजाय पुलिस के पास जाने का फैसला किया। बात जुहू पुलिस तक पहुंची और जुहू पुलिस से होते हुए मुंबई की एंटी एक्सटॉर्शन सेल और फिर यूपी पुलिस तक। लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी और धमकी देने वाले के चेहरे से नकाब हटा तो हर कोई हैरान था। बॉलीवुड की एक नामचीन हस्ती से जुड़ी ये कहानी वाकई बेहद फिल्मी निकली। मुंबई से विद्या और सौरभ बख्तानिया के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। इस फिल्मी धमकी की कहानी में कई मोड़ बड़े अजीब थे। धमकाने वाला अपने मोबाइल से महेश भट्ट को फोन करता है, फिर उसी नंबर से एमएमएस और व्हाट्सएप भी, जबकि इसमें आसानी से पकड़े जाने का पूरा खतरा था। इतना ही नहीं, वो अपना ही बैंक अकाउंट नंबर भी दे रहा था। सवाल ये कि वो ये सब इतना खुलेआम और बेखौफ कैसे और क्यों कर रहा था। मैं बबलू श्रीवास्तव गैंग से बोल रहा हूं। 50 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं तुम्हें, तुम्हारी बेटी आलिया भट्ट और बीवी सोनी को जान से मार दूंगा। महेश भट्ट के परिवार के लिए ऐसी धमकियां कोई नई बात नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि साल 1997 से ही यह परिवार लगातार अंडरवर्ल्ड के निशाने पर रहा है। कभी डी कंपनी का कोई गुर्गा उन्हें फोन कर जान से मारने की धमकी देता है, तो कभी कोई गैंगस्टर पूरे परिवार को खत्म कर देने की बात कहता है। और शायद भट्ट परिवार भी इसे अपने सेलिब्रिटी होने की कीमत मान चुका है। लेकिन बात चाहे जो भी हो, हर नई धमकी परेशान तो करती है। मामला इस बार भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि धमकी देने वाला न सिर्फ यूपी से कॉल कर रहा था, पैसे जमा कराने के लिए यूपी के ही बैंक अकाउंट का नंबर दे रहा था और यूपी से ही जुड़े डॉन बबलू श्रीवास्तव का नाम भी ले रहा था। ऐसे में इस धमकी को हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती थी। लिहाजा महेश भट्ट ने पुलिस से शिकायत करने में देर नहीं की। अब यूपी एसटीएफ की टीम फौरन हरकत में आती है और कॉल किए जाने वाले मोबाइल फोन को इंटरसेप्ट करते हुए उस शख्स तक जा पहुंचती है जिसने करीब हफ्ते भर से भट्ट परिवार का जीना मुहाल कर रखा था। संदीप साहू, उम्र 35 साल, पहचान बॉलीवुड का स्ट्रगलर। यह शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में था और पूरी कहानी साफ हो चुकी थी। जल्दी संदीप साहू नाम के इस नौजवान ने यह मान लिया कि यह वही था जो पिछले कुछ दिनों से लगातार महेश भट्ट को फोन कर धमका रहा था। उसने पुलिस को बताया कि वो पिछले कई सालों से लगातार फिल्मों और सीरियल में काम करने के लिए मुंबई के चक्कर लगाता रहा है। इसी कोशिश में वो लाखों रुपए खर्च भी कर चुका, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और इन्हीं हालात में उसे बॉलीवुड से ही वसूली का आइडिया आया। यूपी एसटीएफ से जुड़े सूत्रों ने बताया कि संदीप साहू ने महेश भट्ट का मोबाइल नंबर इंटरनेट से लिया और सीधे उन्हें अपने मोबाइल से कॉल कर 50 लाख रुपए मांगे और नहीं देने पर उनकी बेटी आलिया भट्ट और पत्नी सोनी राजदान को जान से मारने की धमकी देने लगा। क्रिमिनल हिस्ट्री हमको अभी तक नहीं पता चल पाई है और ना ही किसी गैंग से इसका कोई कनेक्शन होने की बात निकल करके आई है। इसका कहना है कि इसने ये काम पैसे कमाने के लिए किया था। लेकिन मुंबई फिल्मों में अक्सर दिखने वाली ढीली ढाली पुलिस के उलट इस मामले में मुंबई और यूपी की पुलिस ने जिस तेजी से काम किया, खुद महेश भट्ट भी उसके मुरीद होकर रह गए और अपनी ये खुशी उन्होंने ट्वीट कर जाहिर की। ये मेरे लिए बगैर बादल बिजली गिरने वाली बात है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं महाराष्ट्र और यूपी पुलिस का, जिन्होंने मुझे वसूली के लिए फोन करने वाले गुनहगार को वक्त रहते पकड़ लिया और एक गुनाह को शुरुआत में ही कुचल दिया। हालांकि अब इस वारदात के बाद महेश भट्ट शायद अजनबियों का फोन उठाना बंद कर दे। खुद महेश के बड़े भाई मुकेश भट्ट की माने तो मुंबई पुलिस बहुत पहले ही उन्हें ऐसा करने की ताकीद कर चुकी है। लेकिन महेश भट्ट ये सोचकर अब भी अक्सर लोगों के फोन उठा लिया करते हैं कि कहीं कोई काबिल राइटर या एक्टर उन तक पहुंचने की कोशिश न कर रहा हो। तो
एक परिवार पे थ्रेट था पूरा। मेरे पे थ्रेट हो या मेरे भाई साहब पे थ्रेट हो या मेरी बेटी पे हो या आलिया हो जो भक्त साहब की बेटी है, हमारी बेटी है ना, वो तो परिवार तो एक ही है। तो किसी के परिवार की किसी भी ऊपर उंगली हाथ रहे तो दर्द हम सबको होगा। बहरहाल हीरो बनने के चक्कर में गंवाए लाखों रुपए बॉलीवुड से ही वसूलने का ख्वाब देखने वाला शख्स अब पुलिस हिरासत में है। उसे फिल्मों में तो चांस नहीं मिला, लेकिन उसने फिल्मों से मिलती जुलती वारदात हकीकत की जिंदगी में जरूर अंजाम दे दिया। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हिंदुस्तान में किडनैपिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डॉन बबलू श्रीवास्तव, उसकी जिंदगी की पूरी कहानी बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। बबलू श्रीवास्तव के पिता कॉलेज के प्रिंसिपल थे और बड़ा भाई आर्मी में कर्नल, लेकिन फिर भी वो बन गया अंडरवर्ल्ड डॉन। फिल्मों में अपना करियर बनाने की चाहत रखने वाले यूपी के नामी अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की जिंदगी भी अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। कहते हैं कि बबलू श्रीवास्तव से बड़ा किडनैपर देश में कोई दूसरा हुआ ही नहीं। नाम बबलू श्रीवास्तव, पहचान अंडरवर्ल्ड डॉन, किडनैपिंग किंग, डी कंपनी का दुश्मन। जुर्म की दुनिया का ये चेहरा बेशक 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से सलाखों के पीछे हो, लेकिन अंडरवर्ल्ड में आज भी उसे लोग बस उसके नाम से ही पहचानते हैं। नाम बबलू श्रीवास्तव। और तभी इस बार भी जब हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट को 50 लाख रुपए की वसूली के लिए धमकी भरी कॉल मिली, तो उस कॉल में भी बबलू श्रीवास्तव का ही नाम सामने आया। जी हाँ, पुलिस ने इस धमकी भरे कॉल के सिलसिले में लखनऊ से जिस शख्स को गिरफ्तार किया, उसने खुद को बबलू श्रीवास्तव गैंग का मेंबर बताया था और 50 लाख रुपए नहीं देने पर उनकी बेटी आलिया भट्ट और बीवी सोनी राजदान की जान लेने की धमकी दी थी। वैसे बबलू बेशक अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हो, लेकिन उसकी जिंदगी अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। गाजीपुर के कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा बबलू श्रीवास्तव कभी एक आम लड़का हुआ करता था, लेकिन लखनऊ में छात्र संघ के चुनाव के दौरान पुलिस ने उसे चाकूबाजी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। अचानक इसके बाद उसकी दुनिया ही बदल गई। बबलू जमानत पर छूट तो गया, लेकिन पुलिस ने उसे दोबारा चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया और फिर वो सचमुच का गुनहगार बन गया। देखते ही देखते जुर्म की दुनिया में बबलू का सिक्का चलने लगा। LLB पास बबलू ने अगले कुछ सालों में अपने काम करने के तरीके से न सिर्फ पुलिस की नाक में दम कर दिया, बल्कि अपहरण, फिरौती और वसूली के एक के बाद एक इतनी वारदातों को अंजाम दिया कि दुनिया उसे किडनैपिंग किंग से नाम से जानने लगी। अपने इसी काम के सिलसिले में उसकी डी कंपनी के मुखिया यानी दाऊद इब्राहिम से दोस्ती भी हुई और मुंबई धमाकों के बाद उससे दुश्मनी भी। फिलहाल बबलू सालों से यूपी के जेल में बंद है। सूत्र बताते हैं कि कभी उसके खिलाफ 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। बबलू ने अपनी जिंदगी पर एक किताब भी लिखी है, नाम है अधूरा ख्वाब। लेकिन दूसरे गैंगस्टरों की तरह आने वाले दिनों में बबलू सियासत में नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में ही अपने पैर जमाना चाहता है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में रोड रेज के वाक़े अक्सर होते हैं। शायद इसी वजह से कहते हैं कि गुस्सा दिल्ली वालों की नाक पर रहता है। लेकिन कोई रोड पर हुई मामूली कहासुनी के बाद किसी की महंगी कार को ही आग के हवाले कर दे, ये देखना जरा अजीब है। रोड रेज की एक वारदात के बाद कुछ लड़कों की यही करतूत यहां CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के एक रिहायशी इलाके की। जगह है सुभाष नगर। 1 और 2 मार्च की दरमियानी रात है और आधी रात सड़क पर एक लग्जरी शेवरले क्रूज कार आकर रुकती है और देखते ही देखते कार से 2 नकाबपोश उतरकर रोड क्रॉस करते हैं। लेकिन सड़क पार करते ही ये दोनों कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर बड़ी हैरानी होती है। इनमें से एक अपनी जेब से एक बोतल निकालता है और बोतल में रखा कोई लिक्विड सीधे सड़क के दूसरी ओर खड़ी एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार पर छिड़क देता है और अगले ही पल दूसरा शख्स कार पर माचिस की तीली सुलगा देता है। और इसके बाद जो कुछ होता है वो सब आपके सामने है। फकत महीने भर पहले खरीदी गई एक महंगी और आलीशान फॉर्च्यूनर कार धू-धू कर जलने लगती है
और देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में हल्ला मच जाता है। हालांकि इत्तेफाक से इस घर के लोग सीसीटीवी में कार जलने की ये तस्वीरें लाइव देख लेते हैं और फौरन ही आस पड़ोस के लोगों की मदद से कार में लगी आग को बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस वाकये का सबब क्या है? आखिर कार में आग लगाने वाले लोग कौन हैं और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या है? तो जल्द ही वो चौंकाने वाली कहानी भी सामने आ जाती है। पीड़ित परिवार की माने तो ये वारदात रोड रेज के एक मामूली से वाकये का अंजाम है। बुधवार की रात इस कार के मालिक संजीव हनुमान मंदिर से लौट रहे थे, तभी उनकी एक दूसरे गाड़ी वाले से ओवरटेक के मसले पर कहासुनी हो गई और इसके कुछ ही घंटे बाद ये वारदात हुई, जिससे शक ये है कि हो न हो इसके पीछे उसी रोड रेज की वारदात में शामिल लोगों का हाथ है। क्रूज आई थी, आगे वाइट कलर की थी और हमारे घर के अपोजिट से थोड़ा आगे रुकी थी। वो रुकी, उसमें से दो आदमी या लड़के ऐसे उतरे थे, अजीब गंदे से कपड़े पहने थे, ऊपर मास्क लगा हुआ था। उतरे, आए, गाड़ी तक आए, पेट्रोल फेंका पूरी गाड़ी में और दूसरे वाले ने माचिस की तिल्ली से आग ऐसे फेंकी और एकदम से ब्लास्ट हुआ और वो भाग गए। मेरे मदर इन लॉ आए रात को 1:30-2 बजे के करीब। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखा हमारी फॉर्च्यूनर गाड़ी, उसको आग लगी पड़ी थी, लिटरली आग। अगर हम उसको नहीं देखते तो उसके आगे हमारे एक और गाड़ी थी, वो भी जाती। आप ये सोचिए ना, हम सेफ कहाँ हैं यहाँ पे? ये दिल्ली है, ये क्या है? ये वी आर नॉट सेफ। घर वालों की माने तो उन्होंने वक्त रहते कार में लगी आग की तस्वीरें देख ली और किसी तरह उस पर काबू पा लिया, वरना मामला और भी भयानक हो सकता था। रोड रेज क्या हुई? गाड़ी ही जला दी। जी हां, आखिरकार दिल्ली के रजौरी गार्डन में हुई इस घटना से पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि दरअसल ये पूरा रोड रेज का मामला था। अब इस सिलसिले में 2 आरोपियों सौरभ और मनमीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल पुलिस की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में इस मामले में कुछ और सबूत वो इकट्ठे करेगी। कैमरा सतेंद्र और मनोरंजन के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।